आज का हमारा चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम। तो मेनली हम लोग इसमें रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। कंटेंट देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ने वाले हैं नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है और उसके टाइप्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग फॉसिल फ्यूल्स देखेंगे जिसमें मेनली आपको कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बारे में पढ़ना है। देन कोल एंड उसके टाइप्स, फिर पेट्रोलियम को कैसे प्योरीफाई करते हैं हम लोग पेट्रोलियम डिस्टिलेशन के थ्रू। उसके बाद हम तीनों का यूज़ देखेंगे। कोल का यूज़ कैसे करते हैं हम, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस भी किस चीज़ में यूज़ किया जाता है, और फॉसिल फ्यूल के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि रिसोर्स क्या होता है। कोई भी चीज़ जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, यूज़ में ला सकते हैं, वो क्या कंसिडर किया जाएगा एज अ रिसोर्स। एवरीथिंग विच कैन बी यूज्ड विच इज़ बेनिफिशियल फॉर अस, उसे हम क्या बोलेंगे, रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, material that are naturally available on the earth and support the existence of life are called natural resources। तो natural resources के अलावा और क्या हो सकता है, man made, जैसे कि जो पेन आप यूज करते हो, कॉपी, चेयर, टेबल, बिल्डिंग्स, ओके, तो ये सारे man made resources हैं। नेचुरल रिसोर्सेज के दो टाइप हैं, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल, जिसको हम लोग एग्जॉस्टेबल या नॉन एग्जॉस्टेबल भी बोलते हैं। तो जो रीन्यूएबल होता है उसे हम नॉन एग्जॉस्टेबल बोलते हैं, एंड जो नॉन रीन्यूएबल होता है उसे हम एग्जॉस्टेबल बोलते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। देखिए, इनएग्जॉस्टेबल एंड रीन्यूएबल रिसोर्स जो होता है वो अनलिमिटेड अमाउंट में नेचर में पाया जाता है, जैसे कि सनलाइट, विंड, वाटर, सॉइल, मिनरल्स। बट जो एग्जॉस्टेबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड अमाउंट में हैं, जैसे कि आपका फॉसिल फ्यूल्स, जो कि बनता तो नेचुरली है खुद ब खुद, बट अगर हम उसका ज़्यादा यूज़ करें तो वो ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स के अंदर आते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग फॉसिल फ्यूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। फॉसिल फ्यूल आर एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज दैट आर फाउंड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। इसका मतलब क्या है, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर, मतलब प्लांट, एनिमल, लिविंग थिंग जितने भी हैं सारे ऑर्गेनिक मैटर के अंदर आएंगे। तो ये जब अर्थ के लेयर में एम्बेडेड हो जाते हैं, बरिड हो जाते हैं, तो लाखों करोड़ों साल तक वो अंदर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में वो चेंज होके कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बनाता है। कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कोल इज फॉर्म्ड व्हेन डेड प्लांट मैटर बरिड ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज एंड कन्वर्टेड इनटू कोल बाय हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इन लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अर्थ के अंदर डीप लेयर में ऑक्सीजन का अमाउंट कम पहुंचता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारे अर्थ का सरफेस है वो सबसे ठंडा होता है, और जैसे जैसे हम अर्थ क्रस्ट के अंदर जाएंगे तो उसका टेम्परेचर हाई होता जाता है, मतलब अंदर और गर्म है। तो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो भी हाई टेम्परेचर में अंदर दबे हुए हैं, और प्रेशर तो ऑलरेडी है क्योंकि डीप लेयर में है। जो डेड मटेरियल्स हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर्स जो हैं वो डीप लेयर में हैं, तो लेस ऑक्सीजन सप्लाई एंड हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर में आपका ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कोल के फॉर्म में चेंज होता है। कोल बनने के लिए प्लांट मैटर होना चाहिए। पेट्रोलियम में भी सेम कंडीशन है, डीप लेयर में होना चाहिए, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। लेकिन ये बनता किससे है, मेराइन ऑर्गेनिज्म जो होते हैं। तो हम लोग पेट्रोलियम कहाँ से निकालते हैं, डीप सी से, ओशियन से, एंड इसको हम लोग पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड, क्रूड ऑयल या फिर रॉक ऑयल भी बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका नेचुरल गैस। ये कैसे बनता है, द सेम प्रोसेस जैसे कोल एंड पेट्रोलियम, बट नेचुरल गैस जो है वो पेट्रोलियम के साथ साथ बनता है। नेचुरल गैसेस पेट्रोलियम के ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब ये कि जहाँ पेट्रोलियम मिलेगा वहाँ हमें नेचुरल गैस भी मिलेगा साथ में। द हीटिंग ऑफ कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर टू प्रोड्यूस कोक इज कॉल्ड इट्स कार्बनाइजेशन। तो कोल से अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं, जैसे कोक, कोल गैस, कोल तार। ये जिस प्रोसेस से बनता है उस प्रोसेस को हम लोग कार्बनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बोलते हैं। एंड एक होता है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पेट्रोलियम में अलग अलग टाइप्स के कंपोनेंट पाए जाते हैं, तो हम लोग उसको रिफाइन करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे कोल से हमने कोल तार, कोल गैस, कोक बनाया, तो वैसे पेट्रोलियम से भी हम लोग अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। तो जिस प्रोसेस से हम उसको रिफाइन करते हैं पेट्रोलियम को, उस प्रोसेस को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं।
तो नाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब कोल के टाइप्स देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका एंथ्रासाइट, देन बिटुमिनस एंड लिग्नाइट। तो जो एंथ्रासाइट कोल होता है उसमें 95 to 98% कार्बन कंटेंट पाया जाता है एंड वेरी लेस अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर का अमाउंट बहुत कम है, तो इस वजह से ये मोर हीट प्रोड्यूस करता है और इसको हम लोग हाईएस्ट रैंक का कोल मानते हैं। जो कि कोई किसी चीज़ की इफिशियंसी ज़्यादा होती है तो हम लोग उसको ज़्यादा अच्छा मानते हैं, वैसे ही इस कोल में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है, जिसके वजह से हम लोग एंथ्रासाइट कोल को ज़्यादा अच्छा मानते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका बिटुमिनस, जिसमें 60 to 80% कार्बन कंटेंट पाए जाते हैं एंड एंथ्रासाइट के मुकाबले इसमें मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब ये हीट का अमाउंट जो है वो भी थोड़ा कम प्रोड्यूस करेगा। बट इसको हम लोग किस चीज़ में यूज़ करते हैं? पावर जनरेशन में एंड अदर फ्यूल बनाने में, जैसे कि कोक, जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं कि कोल से हम लोग कोक बनाते हैं। तो कोक किस कोल से बनता है? बिटुमिनस कोल से। नेक्स्ट है आपका लिग्नाइट, जिसमें कि लीस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेंट होता है, अप्रॉक्स 25 to 40%। मेनली ये पावर जनरेशन में यूज होता है। ये बनता कैसे, तीन फॉर्म कैसे आते हैं कोल के, ये देखते हैं। होता क्या है कि प्लांट अगर जो डेड हो गए तो वो सॉइल के अंदर बरीड हो जाते हैं और मड, सैंड और सॉइल से कवर्ड हो जाते हैं। तो जो डेड प्लांट मटेरियल है वो डार्क ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है, जिसको हम लोग पीट बोलते हैं। पीट के फॉर्मेशन के बाद वो कंप्रेस होते जाता है, पीट जो है, उसके बाद ये लिग्नाइट का फॉर्मेशन करता है। दिस वन इज योर लिग्नाइट एंड उसके बाद थोड़ा और कंप्रेशन होता है तो वो बनता है बिटुमिनस कोल। यहाँ पे आप लेयर देख रहे हो, लेयर ज़्यादा एक्सपेंडेड लेयर है ये और थोड़ा कंप्रेस हो गया और ये लेयर जो है वो बिल्कुल ही कंप्रेस हो गया। ठीक है, तो पीट जो है वो कंप्रेस होकर लिग्नाइट बनाता है, लिग्नाइट और कंप्रेस होता है तो बिटुमिनस कॉइल बनाता है एंड बिटुमिनस कॉइल थोड़ा और कंप्रेस होता है तो एंथ्रासाइट कोल बनाता है। ठीक है, अब हम लोग कोल से क्या क्या चीज़ बनते हैं, प्रोडक्ट्स उसके, वो देखने वाले हैं। कोक, कोल तार एंड कोल गैस, ये सारा आपका बिटुमिनस कॉइल से बनता है। जब हम लोग बिटुमिनस कोल को बहुत हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट करते हैं तो वो बनाता है कोक। ठीक है, कोक जो होता है आपका वो टफ, पोरस एंड ब्लैक कलर का होता है, जो कि प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन का, जिसमें हाई कार्बन कंटेंट पाए जाते हैं। ठीक है, अब कोक का यूज क्या है? तो हम लोग इसको फ्यूल बनाने के लिए यूज करते हैं, जैसे प्रोड्यूसर गैस जिसमें कि नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉम्बिनेशन होता है, एंड वाटर गैस जिसमें कि हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट है आपका कोल गैस, जो कि हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिक्सचर होता है। मेनली जो आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं वो कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेंट से बने होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर से ये बना है। ऑर्गेनिक मैटर जब बरिड हुआ, डेड होके बरिड हुआ, तो वो कंप्रेस होके ट्रांसफॉर्मेशन उसमें होके फॉसिल फ्यूल बन रहा। नेक्स्ट है आपका कोल तार, जो कि ब्लैक कलर का थिक लिक्विड होता है और इसका स्मेल भी थोड़ा अनप्लीजेंट होता है। ओके, एंड ये कैसे बनता है कोल तार? जब हम कोक बना रहे होते हैं तो उसके साथ बाई प्रोडक्ट में कोल तार का फॉर्मेशन होता है। बाई प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होना चाहिए उसके अलावा अगर कोई चीज़ बन रहा है, अदर प्रोडक्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बाई प्रोडक्ट। जैसे कि हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में। मान लो सोडियम है प्लस हम लोग उसको एसिड से रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड जो आपका मेन प्रोडक्ट है, प्लस H2 गैस रिलीज होता है, तो ये आपका क्या है? बाई प्रोडक्ट है। उसी तरह कोल तार जो है वो कोक के फॉर्मेशन के साथ साथ बनता है। तो इसमें भी क्या करेंगे? बिटुमिनस कोल को हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो क्या बनने वाला है? कोक प्लस कोल तार। ठीक है, अब ये कोल तार का यूज क्या में करते हैं हम? सिंथेटिक डाई बनाने में, परफ्यूम्स, ड्रग्स, नेप्थलीन बॉल, प्लास्टिक, पेंट, ये सारी चीज बनाने के लिए कोल तार का यूज करते हैं हम लोग। नाउ व्हाट इज कोल गैस? कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिक्सचर होता है। ओके, एंड ये भी उसी प्रोसेस के थ्रू बनता है। जब हम कोक बना रहे होते हैं तो ये भी एक तरह से गैस के फॉर्म में ये निकलता है। ठीक है, अब देखो
जिस प्रोसेस के थ्रू ये बनता है उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ओके, तो इस फिगर में आप देख रहे हो कि हम लोग जब कोल को हीट करते हैं, हाँ बॉटम में देखो आप, कोल तार जो है वो प्रेसिपिटेट हो रहा एंड गैस के फॉर्म में कोल गैस यहाँ से रिलीज हो रहा है। मेनली हम लोग इसको कोक बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका बिटुमिनस कोल का यूज़ करके कोक, कोल तार एंड कोल गैस का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, कोल गैस क्या चीज़ के लिए यूज़ करते हैं हम? कुकिंग एंड लाइटनिंग में। अब हमारा कोल टॉपिक पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पेट्रोलियम, जिसमें कि हम लोग उसको रिफाइन कैसे करते हैं ये जानने वाले हैं। तो पेट्रोलियम मेनली आपका बहुत सारे कंपोनेंट का मिक्सचर होता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैक्स, हेवी ऑयल एंड लाइट ऑयल एक्सेट्रा मेनी अदर थिंग्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। जैसे आप फिगर में देख रहे हो कि फ्यूल ऑयल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, डीजल, केरोसिन, ओके, तो ये सारा चीज़ बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब देखते हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग जो है काम कैसे करता है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट डिफरेंट कंपाउंड बॉयल एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो हम लोग को जैसे पता है कि हर चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, हर मटेरियल का, हर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो पेट्रोलियम क्या है? मिक्सचर है कंपोनेंट्स का। तो इसमें भी जो अलग अलग कंपोनेंट है उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। जैसे जैसे हम हीट बढ़ाएंगे तो जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट आएगा, वो बॉइलिंग पॉइंट आते ही क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस बॉयल करने लगता है। तो क्या होगा, जब हम हीट बढ़ाएंगे तो अगर सॉलिड फॉर्म में है तो वेपराइज होने लगेगा, तो हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो इस तरह से आपका पेट्रोलियम रिफाइनिंग होता है। जैसे आप फिगर में देखो, यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा रहे हैं। जिस प्रोसेस से हम लोग पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। इसका डेफिनेशन मैंने आगे दे दिया है। ये देखो, ये टैंक है जिसमें पेट्रोलियम इस पाइप के थ्रू आ रहा है और यहाँ पे हमने हीट करना स्टार्ट कर दिया है। तो क्या होगा, जिसका डेंसिटी कम होगा इन कंपोनेंट्स में से, पेट्रोलियम के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, तो कंपोनेंट्स में जिन कंपोनेंट्स का डेंसिटी कम होगा वो क्या होंगे, ऊपर चले जाएंगे, और जिनका ज़्यादा होगा वो नीचे सेटल होते जाएंगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि फॉसिल फ्यूल जो होता है वो मेनली कार्बन एंड हाइड्रोजन से बना होता है। तो देखो, जिस भी कंपोनेंट में कार्बन 70+ होता है तो वो बिल्कुल थिक लिक्विड होगा, जो कि हम लोग रोड्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। जिन कंपोनेंट में कार्बन का कंटेंट 20 to 70 होता है, मतलब कार्बन का नंबर 20 to 70 होता है, वो फ्यूल ऑयल बन जाते हैं, जो कि हम लोग शिप्स या फैक्ट्री में यूज़ करते हैं। उसी तरह देख लो आगे आप ऊपर, जो हम लोग लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज़ करते हैं व्हीकल्स वगैरह में, तो उसमें कार्बन कंटेंट 20 to 50 होता है। एंड डीजल ऑयल में 40 to 20, एंड केरोसिन में 10 to 16, पेट्रोल में 5 to 10, एंड नैप्था में 5 to 9, एंड गैसेस 1 to 4। इसके साथ साथ आपको बॉइलिंग पॉइंट पे दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे हीट दे रहे हैं 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ा के, तो गैस क्या होगा, बॉयल करने लगेगा, वेपराइज होके ऊपर चला जाएगा। अब हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ से सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद हम टेम्परेचर बढ़ा के 70 डिग्री कर देते हैं, तो ये केमिकल आपका सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद हम और टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उसको 120 पे लाएंगे, तो पेट्रोलियम आपका सेग्रीगेट हो जाएगा। देन 170 पे केरोसिन। इसी तरह ये आपका रिफाइनिंग होता रहता है। नाउ आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो पेट्रोलियम के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम लोग पेट्रोकेमिकल भी बोलते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम के बनने के साथ साथ नेचुरल गैस भी बनता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मेनी यूजफुल सब्सटेंसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल्स। दे आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट फाइबर्स में पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक एक्सेट्रा, एंड पॉलीथीन एंड अदर मैनमेड प्लास्टिक्स, ओके। एंड हाइड्रोजन गैस जो मिलता है, ऑब्टेन होता है नेचुरल गैस से, उसका यूज़ हम लोग फर्टिलाइजर बनाने में यूज़ करते हैं। उसको यूरिया बनाने में, यूरिया क्या है? फर्टिलाइजर है। तो इसका कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से हम लोग पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे थे कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बारे में,
तो मैंने आपको बताया था कि पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, क्रूड ऑयल या फिर रॉक ऑयल बोलते हैं। एंड हमने यहाँ पे नेचुरल गैस भी कैसे बनता है, कैसे सेपरेट करते हैं उसको, ये भी देख लिया है। तो अब हम लोग यूज देखने वाले हैं, ठीक है। नाउ कोल का यूज क्या होता है? कोल वॉज यूज टू प्रोड्यूस स्टीम इन रेलवे इंजन इनिशियली। ओके, रेलवे इंजन में यूज होता था, बट अब तो बहुत सारे रेलवेज इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, है ना। फिर फूड कुकिंग में भी यूज होता है, थर्मल प्लांट्स में भी कोल का यूज करते हैं, किस लिए? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। एंड अदर इंडस्ट्रीज में भी फ्यूल के तौर पे इसको यूज किया जाता है, कोल का यूज किया जाता है, राइट। एंड पेट्रोलियम का यूज क्या है? तो पेट्रोलियम इज यूज टू पावर इंटरनल कंबशन इंजन इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोल। पेट्रोलियम को हम लोग पेट्रोल में कन्वर्ट करके उसका यूज व्हीकल्स वगैरह में भी करते हैं। तो ये क्या करता है? फ्यूल का काम करता है, कैसे? कंबशन करता है वहां पे, और कंबशन करके एनर्जी जनरेट करता है, जिससे आपका बाइक या कार का जो इंजन है वो स्टार्ट होता है। एंड इट इज यूज्ड इन रूफिंग एंड रोड पेवमेंट्स एंड एज अ वाटर रिपेलेंट। रोड बनता है तो हम लोग रोड का मेटलिंग करते हैं, तो उसमें यूज होता है। छत पे यूज करते हैं, छत बनाने में। वाटर रिपेलेंट मतलब वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जैसे वुड होता है। वुड क्या है? ये वाटर रिपेलेंट नहीं होता। क्यों? वुड पे जो पानी जाएगा वो अपने अंदर सोख लेते हैं, ठीक है। लेकिन प्लास्टिक देखो आप, प्लास्टिक पे अगर वाटर गया तो वो एब्जॉर्ब नहीं करता, तो प्लास्टिक क्या हो गया आपका? वाटर रिपेलेंट। वैसे पेट्रोलियम भी वाटर रिपेलेंट का काम करता है। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग डिटर्जेंट, प्लास्टिक, फाइबर्स, पॉलीथीन एंड कॉस्मेटिक्स, जो कि हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया है। नाउ नेचुरल गैस का यूज क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज यूज फॉर जनरेटिंग पावर। तो आप लोग जानते हो कि कुछ व्हीकल्स हैं जिनमें कि फ्यूल के तौर पे नेचुरल गैस का यूज किया जाता है। आपने सुना होगा कि सीएनजी से चलने वाली गाड़ियां भी बहुत सारे आ रहे हैं। कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने भी ये इंश्योर किया है कि जितने भी पब्लिक सर्विसेज व्हीकल्स हैं, जैसे कि बस, टैक्सीज, तो इन सब में सीएनजी का यूज करना है। क्यों? क्योंकि ये लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल है। ओके, तो ये फ्यूल के तौर पे काम करता है और पावर जनरेट करता है, इंजन को पावर प्रोवाइड करता है ताकि वो मूव कर सके। घर में जो खाना बनाने के लिए हम लोग एलपीजी गैस यूज करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, राइट। तो वो भी आपका नेचुरल गैस है। एंड इट इज यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल इन केमिकल एंड फर्टिलाइजर। तो केमिकल बनाने में या फिर फर्टिलाइजर ये सब बनाने में भी हम लोग नेचुरल गैस का यूज करते हैं। जैसे हम लोगों ने हाइड्रोजन देखा कि हाइड्रोजन से फर्टिलाइजर बनाया जाता है, यूरिया, ठीक है। तो यूजेस आपके कंप्लीट हो गए तीनों। अब एग्जाम्स में अगर पूछेगा कि यूज लिखो आप, पेट्रोलियम का यूज क्या है, नेचुरल गैस का यूज क्या है, या कोल का यूज क्या है, तो डेफिनेटली आप लिख पाओगे। ओके, वर्ल्ड का फर्स्ट ऑयल वेल जो ड्रिल किया गया था वो था यूएसए में, 1859 में ये किया गया था, ठीक है। एंड इंडिया में ऑयल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ऑयल हम किसे बोल रहे हैं? पेट्रोलियम। तो इंडिया में ऑयल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? असम में, गुजरात, मुंबई एंड गोदावरी एंड कृष्णा का जो रिवर बेसिन है वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एडवांटेज क्या है ये फॉसिल फ्यूल यूज करने का, एंड डिसएडवांटेज क्या है। फॉसिल फ्यूल कैन जनरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट अ सिंगल लोकेशन। देखिए, फॉसिल फ्यूल यूज करने का एक एडवांटेज ये है कि हम एक बार में एक जगह पे लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। एंड इजिली अवेलेबल भी होता है फॉसिल फ्यूल, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। हाँ, ये अलग बात है कि पेट्रोल एंड डीजल का दाम अभी बहुत ज़्यादा है, बट पहले इनका भी दाम कम हुआ करता था। बट उसके अलावा जो अदर फ्यूल्स हो गए, कोल, तो ये आपका कॉस्ट इफेक्टिव होता है, कम दाम में मिलता है। उसके अलावा केरोसिन, ओके, एंड अदर लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, ठीक है। ऑयल या गैस को ईजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है थ्रू पाइपलाइंस, ओके। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कवर्ड टू मेनी रिसोर्सेज। इंडस्ट्रीज हमने लगा दी है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ओके, नेचुरल गैस रिफाइनिंग इंडस्ट्री, नेचुरल गैस का इंडस्ट्री हो गया, या फिर पेट्रोल, तो ये दोनों एक ही जगह पे बनते हैं मैक्सिमम टाइम। एंड कोल, तो ये एक तो हमारा ये एडवांटेज हो गया। बट डिसएडवांटेज क्या है कि जब हम
फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होता है, या फिर अगर पूरी तरह कंबशन नहीं हुआ, मतलब फ्यूल अगर पूरे अच्छे से नहीं जल रहा तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो और डेंजरस होता है। अगर बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो हमारी डेथ भी हो सकती है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज हो रहा तो ये ग्लोबल वार्मिंग काउज कर रहा। ओके, तो फॉसिल फ्यूल जो है कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज कर रहा, तो इससे क्या हो रहा, पॉल्यूशन हो रहा। ठीक है, और दूसरी बात ये कि फॉसिल फ्यूल जो है वो नॉन रिन्यूएबल है। तो अगर हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करें उसका तो क्या होगा, एक टाइम पे सारा फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट जनरेशन होगा उनके लिए कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। एंड पॉल्यूशन बढ़ रहा तो डिजीज़ भी बढ़ेंगे, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इस टाइप के डिजीज़ होंगे, रेस्पिरेटरी डिजीज़ होंगे। उसके अलावा पॉल्यूशन बढ़ेगा तो फिर एसिड रेन होगा, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, ये सब भी खराब होंगे। ठीक है, तो अब जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे फॉसिल फ्यूल यूज़ करने की वजह से, तो इसमें सुधार कैसे किया जा सकता है, तो हम लोग कंजर्वेशन कैसे करेंगे। द गोल्डन रूल ऑफ कंजर्वेशन इज द 3 R's: रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। 3 R हैं। ठीक है, पहला आपका रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। नेचुरल रिसोर्स जो हैं उनको कैसे कंजर्व करना चाहिए, रिड्यूस, उनका यूज रिड्यूस कर देना चाहिए, मतलब अननेसेसरी यूज नहीं करना चाहिए। तो अगर हम लोग अननेसेसरी यूज नहीं करेंगे तो हम लोग जो यूज करने का अमाउंट है वो कम हो जाएगा, मतलब रिड्यूस हो जाएगा। एंड कोई भी चीज या कोई भी मटेरियल हम लोग उसका रीयूज करेंगे। ठीक है, एंड उसका रिसाइकल भी करेंगे। कोई चीज अगर खराब हो गया तो उसको दोबारा से बना के यूज कर लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई चीज खराब हो गया तो उसे हम फेंक दे यहाँ वहाँ, तो उससे क्या होगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा। ओके, एंड यूज ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ पावर सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। तो हमें अल्टरनेटिव सोर्स देखना चाहिए। फॉसिल फ्यूल नॉन रिन्यूएबल है, लेकिन सोलर एंड विंड एनर्जी ये तो रिन्यूएबल है। ठीक है, हमने आगे पढ़ लिया ये चीज। तो हम लोग को फॉसिल फ्यूल के जगह, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की जगह रीन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए। उसके अलावा हम लोग को बायोफ्यूल या बायोगैस का यूज इंक्रीज कर देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांट करना चाहिए ताकि सॉइल इरोजन कम हो एंड पॉल्यूशन भी कम हो। एंड ओवर ग्रेजिंग प्रिवेंट करना चाहिए, मतलब कैटल का ओवर ग्रेजिंग को प्रिवेंट करना चाहिए। उसके अलावा हमें क्रॉप रोटेशन या फिर मिक्स्ड क्रॉप का यूज़ करना चाहिए ताकि सॉइल का फर्टिलिटी मेंटेन रहे। एंड जो वेस्ट मटेरियल है जो इंडस्ट्री से निकल रहे हैं उनको रिवर बॉडीज में डंप नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा, इंडस्ट्री से जो भी बाई प्रोडक्ट निकलता है वो सारा पॉइजनस होता है, और वो जब रिवर में मिक्स हो जाता है, वाटर बॉडी में मिक्स होता है, तो क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे जानवर या फिर मछलियाँ, इन सब का डेथ हो जाता है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, रिसोर्स क्या होता है, नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, उसके अलावा उसके टाइप्स देखे, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, या जिसको एग्जॉस्टेबल या इनएग्जॉस्टेबल भी बोलते हैं। फॉसिल फ्यूल क्या होता है, रिन्यूएबल या फिर नॉन रिन्यूएबल। ऑब्वियसली नॉन रिन्यूएबल एंड एग्जॉस्टेबल भी होता है वो। ओके, उसके बाद हमने फॉसिल फ्यूल में कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस पढ़ा। कोल के टाइप्स देखे एंड कोल से क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, कोक, कोल तार, कोल गैस। ओके, एंड इसके बाद हम लोगों ने पेट्रोलियम रिफाइनिंग देखा, कैसे रिफाइन करते हैं, जिसमें कि हमने कौन सा प्रोसेस यूज़ किया था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एंड कोल को जब हम हाई टेम्परेचर पे इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कार्बनाइजेशन बोलते हैं, जिसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के क्या यूजेस हैं वो देखा हमने। उसके अलावा उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज देखे। नेचुरल रिसोर्स को कैसे कंजर्व कर सकते हैं वो देखा हमने। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।